अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारे पास सेल के टू टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिफरेंस पढ़ना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो तुम लोगों ने पहले एक लिखना है फिर दूसरा लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वहाँ पे डिफरेंस मांगते हैं, तो तुम लोगों ने क्या करना है, पेज के दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे एक, दूसरे साइड पे दूसरा, इस तरह यहाँ पे बोर्ड पे लगाया हुआ है। तो हम पहले आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारे पास प्रो, दूसरा है कैरियोटिक यानी करियान। प्रोकैरियोटिक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रो कहते हैं प्रिमिटिव को बोलते हैं। प्रिमिटिव यानी सबसे पहले जब लाइफ वजूद में आई थी तो पहले हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल बने थे। प्रोकैरियोटिक से फिर हमारे पास यूकैरियोटिक बने थे। बहरहाल उसकी तरफ हम नहीं जाते। यानी मैं सिंपल ये कहूँगा कि प्रो का मतलब है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। करियान कहते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस, विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस। मैं बता देता हूँ कि फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज यू एंड अदर इज करियान। यू कहते हैं ट्रू को बोलते हैं, करियान बोलते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं। यानी इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस, विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ एनिमल सेल को। किस चीज़ के सेल को? एनिमल सेल को। एनिमल सेल में तुम लोग सबको पता है कि सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेंटर में क्या होता है? इनके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? क्रोमोसोम इसको हम कहते हैं, या इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। लेकिन सिंपल तो क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तुम लोग सबको पता है इसका काम किस चीज़ में होता है? हेरिडिटरी में होता है। यानी वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को लेके आना। कौन लेके आते हैं? क्रोमोसोम लेके आते हैं। अब हम आते हैं कि यूकैरियोटिक सेल को, मतलब इसका क्या मतलब है कि विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। यानी ये सबको पता है कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम मौजूद है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के बाहर मौजूद है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस का दीवार है, न्यूक्लियस का जो दीवार है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो एक किस्म की दीवार में बंद है और उस दीवार को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में हमने कहा कि विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर भी एनिमल सेल लेता हूँ। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है, यहाँ पे इस तरह कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होता। और जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म में फ्लो करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं सेल के दरमियान में आते हैं। और इसके बाहर कोई न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर जो दीवार का नाम मैं सिंपल यूज़ करता हूँ वो मौजूद नहीं होता। और ये क्रोमेटिन यानी जिस जगह पे मौजूद होते हैं, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियड रीजन। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियड रीजन। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि क्या होता है? हम सिंपल ये कहते हैं कि इसके अंदर
फाल्स न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये पहले हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे हमने किया। अगला डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेलिज है जो कि या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होगा या साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लो करेगा। हम पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो राइबोसोम क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होगा वो साइज़ में बड़ा होगा, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होगा वो क्या होगा, साइज़ में छोटा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम तो हम क्या कहते हैं कि द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि प्रोकैरियोट का क्या है, स्मॉलर इन साइज है, और हमारे पास जो यूकैरियोटिक का है वो क्या है, लार्जर इन साइज, साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल को बना देते हैं। हर ऑर्गेनेलिज का डिफरेंट फंक्शन होता है। हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। द यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज में क्या क्या आते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह हमारे पास गल्जी बॉडीज़ हो गए, इस तरह हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सिंपल इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ER से। जबकि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होते। दे हैव या दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, यहाँ पे ये ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते। अगला जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ सेल। वहाँ पे हमने सिर्फ राइबोसोम के साइज़ पे किया, अब पूरे सेल के साइज़ पे करते हैं, साइज़ ऑफ सेल की बेस पे करते हैं, साइज़ ऑफ सेल। हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है। द यूकैरियोटिक सेल is larger in size, about 10 times larger in size than prokaryotic cells, 10 times ये क्या है, लार्जर है, किससे, प्रोकैरियोटिक से। यहाँ पे हम कहते हैं कि क्या है, 10 टाइम्स स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर से। अगला हम डिफरेंस करते हैं सेल वॉल की बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल से सेल वॉल किस में, एनिमल सेल में तो सेल वॉल मौजूद नहीं होता, प्लांट सेल में मौजूद होता है, जो कि यूकैरियोटिक में आते हैं, फंजाई में मौजूद होता है। तो हमारे पास क्या है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का सेल वॉल बनता है, प्लांट सेल का जो हमारे पास जो सेल वॉल बनता है वो बनता है सेल्यूलोज से बनता है। किस चीज़ से, सेल्यूलोज से। ये ज़्यादातर MCQs में आते हैं, इसको अपने माइंड में रखें। इसी तरह हमारे पास फंजाई का सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल हमारे पास बनता है काइटिन से, ये भी माइंड में रखना चाहिए। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, यानी जितनी भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक से इनका सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन का नाम देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन है पॉलीमर, ये बनते हैं पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बनते हैं। इसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अगर एक एक एग्जांपल एक एक कम से कम एक एक एग्जांपल देना चाहिए
कि यूकैरियोटिक के प्लांट है हमारे पास, उसमें एनिमल्स हमारे पास आते हैं, फंजाई आते हैं, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही बार बार डिस्कस करके आते हैं। यहाँ पे हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो इनमें सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ये होती है सेल वॉल। आउटर मोस्ट बाउंड्री उस बाउंड्री को बोलते हैं जो सबसे बाहर की तरफ होती है। ये क्या हो गया, इनका हो गया सेल वॉल। इसके बाद क्या होता है इनके अंदर, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो तुम लोग को नज़र आ रहा है इनके दरमियान में, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, ग्राउंड जो हमारे पास सेल का जो ग्राउंड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, तो ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। चूँकि यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल से ज़्यादातर यानी फ्लो करते हैं, कभी एक साइड पे, लेकिन ये ज़्यादातर रहते हैं यानी सेल के दरमियान में रहते हैं, दागों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम। और ये जिस जगह पे होते हैं, जिस रीजन पे होते हैं, यानी इसने भी कोई जगह ली हुई है सेल के अंदर, वैसे तो नहीं है किसी, तो इस जगह को हम कहते हैं, उस प्लेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉइड रीजन। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉइड रीजन। तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए, बल्कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम है वो बनता है, यानी यूकैरियोटिक का जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो बनता है हमारे पास डीएनए एंड प्रोटीन से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बनता है डीएनए से। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। इसके साथ साथ क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाने का काम होता है। इसके साथ साथ मैट्रिक्स, यहाँ पे फ्लूइड सा होता है, पानी सा होता है। यहाँ पे बाहर की तरफ एक टेल लाइक वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अगर ये एक होता है, सिंगल होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम। क्या नाम देते हैं, फ्लैजेलम। अगर ये ज़्यादा होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं फ्लैजेला। और ये हम पहले ही हमने डिस्कस किया है कि फ्लैजेलम किस चीज़ से बनता है, ये हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह, जिसको हम नाम देते हैं पिल्लाई का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट का, या तुम लोग ये कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया किस चीज़ में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट्स। इसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, बल्कि तीन टाइप्स के होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को हम कहते हैं कॉलोनियल टाइप, और एक हमारे पास होते हैं मल्टीसेलुलर। अब अगर यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में जो ऑर्गेनिज़म मौजूद होता है वहाँ पे क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिज़म के बॉडी का काम एक ही सेल करता है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म की तरफ हम आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, यानी हर एक सेल का अलग अलग काम होता है और एंड पे वो सारा काम कंबाइन हो के जो काम बनता है हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज़म का क्या है, काम है। सारे यानी वो मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में मोर देन या अबाउट तकरीबन है 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और ये सेल मिल के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन किस चीज़ को बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है,
तो मेरे मसल भी काम कर रहे हैं, मेरा सेंसेस यानी विजन भी, आंखें भी काम कर रहे हैं, मेरा ब्रेन यानी नर्व सिस्टम भी काम कर रहा है, मेरा हार्ट बीट भी काम कर रहा है। ये सारे मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, इसको हम डिफरेंट करते हैं। पहले इनके अंदर हम डिफरेंसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। साइज एंड शेप यानी सेल के अंदर सेल का साइज चेंज होगा या उसका शेप चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो मैं पहला एग्जांपल लेट सपोज ले रहा हूँ आरबीसीज का। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, खून में क्या होता है, दो चीज़ें मौजूद होते हैं। एक होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं और एक होता है प्लाज्मा, यानी हमारे खून में जो पानी होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो ब्लड सेल के अगेन 3 टाइप्स है। एक को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, एक हमारे पास वाइट ब्लड सेल होते हैं, एक हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है, इसका जो शेप है हमारे पास क्या है, राउंड है। क्या है, राउंड इन शेप होते हैं। और इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं एक किस्म के, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। यानी हम ये कहते हैं सिंपल कि हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन को एक मतलब बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे बॉडी में क्या है, न्यूरॉन्स है, या हमारे बॉडी को हम कहते हैं नर्व सेल्स बोलते हैं, नर्व सेल्स। यानी ये क्या कर लेते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बनाते हैं, हमारे दिमाग को और स्पाइनल कार्ड को बना देते हैं। और ये क्या होते हैं, इनका जो हमारे पास शेप है ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबे हैं। इनका काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। नर्व इम्पल्स किस चीज़ को बोलते हैं, मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर लेता हूँ, मतलब इस रूम में वायरिंग है, ट्यूबलाइट तक भी तार गया हुआ है, पंखे तक गया हुआ है, बोर्ड तक आया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जाके बोर्ड के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं बटन दबा देता हूँ, वहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। यानी तार में क्या जाता है, करंट जाता है। फिर बटन दबा देता हूँ, लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब करंट ख़त्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक किस्म का वायरिंग का सिस्टम हुआ है, और वो किस चीज़ से बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करते हैं, कोई मारता है, टच करता है, फ़ौरन मैसेज आ जाए दिमाग तक, हमें क्या होता है, पता चल जाता है। वहाँ पे तार में करंट जाता है, बटन से बोर्ड से लेकर ट्यूबलाइट तक या पंखे तक क्या जाता है, करंट जाता है। हमें कोई टच करता है तो न्यूरॉन में क्या जाता है, नर्व इम्पल्स जाता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर एक किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स का काम क्या होता है, यानी पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से पानी को जड़ों की मदद से उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अब ये ऊपर कौन लेके जाते हैं, यही जाइलम सेल लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और इनका जो शेप होता है ये ट्यूबुलर होते हैं, यानी ट्यूब लाइक होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। साथ साथ में ये न सिर्फ वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, बल्कि ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी देते हैं। इनके जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, और इसकी वजह से तुम लोग देखते हो ना, मरी वाले साइड पे या हमारे नादरन एरियाज जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे हमें दरख्त मिलते हैं 100 फुट से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों इतने लंबे लंबे हैं, यानी ये गिरते क्यों नहीं है कि वहाँ पे जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, सख्त होते हैं। तो ये क्या है, यानी ये हमने डिफरेंट किया कि उसका राउंड है, ये हमारे पास लॉन्ग है सबसे, और ये हमारे पास क्या है, इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा डिफरेंस हम करते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ
सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, ये एक लेट सपोज एक क्या हो गया, दरख्त हो गया या पौधा हो गया। इनके क्या होते हैं, इनके रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं। तुम लोगों ने कभी गौर किया होगा, अगर ना किया है तो ये गौर कर ले इस पे, कि इन रूट्स पे होते हैं छोटे छोटे बालों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बालों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, यानी ये अगर रूट्स हैं तो ये जो बालों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं, रूट हेयर का नाम देते हैं। तो क्या कर लेते हैं, यानी वो जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा पानी, पौधे न सिर्फ पानी को लेके जाते हैं ज़मीन से, बल्कि क्या करते हैं, साल्ट्स लेके जाते हैं, खुराक लेके जाते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये क्या कर लेते हैं, पानी के साथ उठा लेते हैं, क्योंकि पौधे ने वो क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। जिस तरह हमारे लिए खुराक की ज़रूरत है या गाड़ी के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधे के लिए भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो वो पौधा जिस पे रूट हेयर जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा पानी को क्या करेगा, ऊपर तक लेके जाएगा। एग्जैक्ट यही एग्जांपल हमारे बॉडी में भी है। हम खाना खाते हैं, स्टमक में आ जाता है, स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे छोटे बालों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं विलाई का। अब वो बंदा सेहतमंद होगा, यानी वो खाने से, खुराक से इतनी ज़्यादा एनर्जी लेगा जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके आंतों के अंदर विलाई की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो खुराक से इतनी ज़्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, निचोड़ेंगे, खींचेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशो की बेस पे हो गया। थर्ड हम करते हैं ऑर्गेनेलिस की बेस पे, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, पौधे क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपने लिए खुराक बना देते हैं। अब वो सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो कि एक ऑर्गेनेल है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑर्गेनेलिस क्या होंगे, तादाद में ज़्यादा होंगे। तादाद में इस वजह से ज़्यादा होंगे, कौन से सेल के अंदर ज़्यादा होंगे, उस सेल के अंदर ज़्यादा होंगे जिसने फोटोसिंथेसिस का काम करना है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या हमारे पास है गल्जी बॉडीज़ है। तो इन दोनों का काम किस चीज़ में होता है, सिक्रीशन में होता है। सिक्रीशन किस चीज़ को बोलते हैं, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर किसी मुफीद चीज़ का बनाना, किसी मुफीद चीज़ को पैदा करना, इसको सिक्रीशन बोलते हैं। अब वो सेल्स जिसने इन्वॉल्व होना है, जिसने आगे काम करना है, जिसने बॉडी के अंदर कोई मुफीद चीज़ बनानी है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गल्जी बॉडीज़ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तुम लोग को पता है हमने क्या कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, एनर्जी वो बनाती है। तो वो सेल्स जो कि एनर्जी बनाने में उनका रोल होगा, लिहाजा उन सेल में क्या होगी, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो ये जितने भी सारे हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारे ब्रेन के सेल है, किडनी के सेल है, स्किल के सेल है, हमारे लीवर के सेल्स है, हमारे ब्लड सेल्स है, हर एक का अलग अलग काम है, हर एक का अलग अलग काम है। लेकिन ये काम, सबका काम इकट्ठा होगा, हम कहते हैं कि ये उस ऑर्गेनिज्म का काम है। तो ये हम क्या करते हैं, पहले हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस, लेटर ऑन हमने डिस्कस किया रिलेशन को, डिस्कस किया सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, हमारे पास कुछ और सेल्स है, उसके फंक्शन की तरफ हम जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।